अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये मैं बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर बना रहा हूँ और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हम जो भी स्कॉलरशिप अनाउंस हों, हम एलिजिबल हों ना हों, लेकिन एक बेसिक जो हमारा होमवर्क है उस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करने के लिए वो हमारा पूरा होना चाहिए और वो होता है आपके डॉक्यूमेंट्स। यानी आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हर वक्त रेडी होने चाहिए। आपकी एक दफ़ा एफ़र्ट होती है और फिर वो पूरी ज़िंदगी के लिए डॉक्यूमेंट्स आपके सेव हो जाते हैं। हाँ, आपको टाइम के साथ-साथ उसको अपडेट करना पड़ता है, लेकिन नए सिरे से मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन से हैं और उनको हम किस तरह से बना सकते हैं, कौन-सा डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेगा और वो किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है हमारी एक स्कॉलरशिप जो है, उसको विन करने के अंदर। तो सबसे पहले जो आपके पास जो पहला डॉक्यूमेंट है, वो आपकी पिक्चर है जी। आपके पास आपकी पिक्चर लाज़मी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें होती हैं छोटे साइज़ की, ब्लू बैकग्राउंड के साथ हमने वो रखी होती हैं और उसपे उसको मोबाइल से उसकी पिक्चर बना के अपलोड करते हैं। ऐसे नहीं करना आपने कभी भी। आप प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र के पास जाएँ, ठीक है? उससे तस्वीर बनवाएँ और वो आपकी प्रोफ़ेशनल तस्वीर जो है वो आपके पास होनी चाहिए सॉफ्ट फ़ॉर्म में। वो आपने मोबाइल से कहीं से क्लिक ना की हुई हो, यानी किस कहीं पे हार्ड वो तस्वीर हो और ऊपर से क्लिक की हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर पासपोर्ट साइज़ भी है जिससे भी आपने वो बनवाई थी उसके पास जाएँ और उसको बोलें कि मुझे सॉफ्ट फ़ॉर्म में वही तस्वीर दे दें। वो मोबाइल में रख लें, यूएसबी में रख लें, तो वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आपके पास होनी चाहिए। बैकग्राउंड उसका जो भी हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, व्हाइट हो, ठीक है? कोई एक बैकग्राउंड उसका होना चाहिए। हाँ, ऑनलाइन टूल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपने व्हाइट बैकग्राउंड से पिक्चर अपलोड करनी है और आपके पास ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर है, तो सिंपली गूगल पे जाएँ, बैकग्राउंड रिमूवल्स लिखें, पहली वेबसाइट जो भी ओपन हो, उसे क्लिक करें, अपनी पिक्चर अपलोड करें, देन उसे प्रोसेस होने के बाद उसे डाउनलोड करें, तो आपका बैकग्राउंड बिल्कुल जो है ना वो चेंज हो चुका होगा, ठीक है? तो ख़त्म हो जाएगा वो बैकग्राउंड और उसे यूज़ कर सकते हैं आप जिस तरह भी चाहें। ख़ैर, पिक्चर आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है आपका वो है आपका पासपोर्ट। अब लोगों के पास ना आईडी कार्ड नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स बाकी सारे पूरे होते हैं और एट द एंड वो कहते हैं जी हमारे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। भई आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, इतनी अरसे से आप उसको प्लान कर रहे हो, यार मैंने ये करना है, मैंने ये स्कॉलरशिप लेना है, ये नहीं लेना, इस फ़ील्ड के अंदर फलाँ कंट्री में मैंने जाना है। तो भाई कम से कम आपका पासपोर्ट तो होना चाहिए। तो अगर आपको अर्जेंट ज़रूरत है तो अर्जेंट बेस के ऊपर पासपोर्ट बनता है, एक 1 वीक के अंदर बन जाता है, आई थिंक 5,000 उसकी फ़ी है। और जो नॉर्मल पासपोर्ट बनता है 12 से 15 दिनों के अंदर वो बन जाता है और उसकी फ़ी 3,000 या 3,500 समथिंग है। आप गूगल पे जाएँ, पासपोर्ट, इमिग्रेशन या इस तरह से कुछ सर्च करें। पासपोर्ट की फ़ी पासपोर्ट फ़ी सिंपल लिखें गूगल के ऊपर, आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी गवर्नमेंट की और वहाँ से आप फ़ी चेक कर सकते हैं। अब पासपोर्ट बनवाने का सिंपल तरीका ये है, आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं, सीएनएसी साथ लेके जाना है। तस्वीर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा बैंक में जाएँ, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, वहाँ जाएँ, पासपोर्ट की उनसे कहें मैंने फ़ी पे करनी है, वो आपको एक चालान फ़ॉर्म दे देंगे। वो चालान फ़ॉर्म आपने फ़िल कर लेना है, फ़ी जब आपकी सबमिट हो जाएगी बैंक में, देन आपने अ, वो चालान फ़ॉर्म और अपने जो सीएनएसी की कॉपी ये लेके अपने पासपोर्ट ऑफ़िस, जो भी रीजनल पासपोर्ट ऑफ़िस है आपका, जिस भी सिटी में आप रहते हैं, वहाँ आपने जाना है और आपका वो प्रोसेस हो जाएगा, 1 से 2 घंटे में आपका प्रोसेस हो जाता है। ठीक है? और जो भी वर्किंग जिस भी अर्जेंट के लिए आपने अप्लाई किया 48 आवर्स के अंदर भी पासपोर्ट बनता है। फिर उसके बाद 7 डेज़ वाला होता है और फिर उसके बाद नॉर्मल जो पासपोर्ट होता है 12 टू 20 डेज़ के राउंड अबाउट लग जाते हैं। कम ज़्यादा होता रहता है टाइम, जो भी उनका शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग। ये वर्किंग डेज़ की बात हो रही है, इसके अंदर छुट्टियों के दिन जो होते हैं हफ़्ता इतवार वो इंक्लूड नहीं है। और पासपोर्ट ऑफ़िस मंडे टू फ्राइडे काम करता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए। इसके अलावा अच्छा कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जिन पे आप सीएनआईसी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो और ये पॉसिबल है कि आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन पासपोर्ट आपके पास नेसेसरी और ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है? अच्छा जी, पासपोर्ट आपके पास हो गया, आपके पास आपकी पिक्चर होगी, उसके अलावा आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। उसके अंदर मैटर की आपकी डिग्री आती है, एफएससी की डिग्री आती है और अगर बैचलर्स आपने किया हुआ है तो बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट आता है। अब जैसे ही बैचलर्स आप ख़त्म करते हैं ना या इंटर आपने ख़त्म किया तो आपको ट्रांसक्रिप्ट उसका मिल जाता है जिसको हम रिज़ल्ट कार्ड बोलते हैं, वो तो आपको मिल जाता है, ठीक है? तो उसको जब तक आपके पास डिग्री नहीं है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए तो वो हमें कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करें और अब अपनी डिग्री अपलोड करें।
तो आपके पास फ़र्ज़ करें कि आप मास्टर्स की किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपके पास मैट्रिक की डिग्री थी, आपके पास एफ़ए इंटर की डिग्री थी, आपके पास बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री नहीं है। तो आपने क्या करना है कि आपकी बीएस की जो डिग्री है वो अभी तक नहीं आई, तो आपने होप सर्टिफ़िकेट के लिए अप्लाई कर देना है अगर डिग्री ख़त्म नहीं हुई तो। तो ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री नहीं है तो आप होप सर्टिफ़िकेट के लिए अप्लाई कर देंगे। अगर आपकी डिग्री ख़त्म हो गई है, आपने अपने जो था एजुकेशन पीरियड आपका ख़त्म हो गया, आप पास हो चुके हैं, आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल गया है, तो फिर आपने एक सर्टिफ़िकेट होता है जिसको प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट बोलते हैं, उसके लिए जाना है अपनी यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज से आपने किया है वो आपको प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट बना के दे दें। ठीक है? यानी आपके पास आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री नहीं है, तो डिग्री की जगह पे आप प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट यूज़ करेंगे, ठीक है? तो प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट का एक कॉमन सा फॉर्मेट होता है, उसी के अंदर ही वो आपका नेम और वो चीज़ें ऐड करके आपको इश्यू कर देते हैं और 1 से 3 दिन के अंदर ये नॉर्मल यूनिवर्सिटी जो हैं, ये इश्यू कर देती हैं, ठीक है? अब इनको ना हमने किस तरह से अरेंज किस तरह से करना है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, आपने जब भी किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, मोबाइल से तस्वीरें लेके नहीं करना। हाँ, गूगल लेंस अगर आप उसको यूज़ करते हैं, तो तब आप कर लें, नहीं तो किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर जो होते हैं आपके गाँव में, आपके टाउन में, आपके सिटी के अंदर, उनके पास जाएँ और उनको बोलें कि मुझे ये स्कैन करने हैं। आप स्कैन कर दें, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से स्कैन कर देंगे हाई रेज़ोल्यूशन के ऊपर। ख़ासकर आपका जो बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट होता है, वहाँ पे हर सेमेस्टर की डिटेल होती है और वो अच्छे से आपसे वो क्लियर नहीं उसकी वो पढ़ा नहीं जा रहा होता। मोबाइल में तो फिर भी आप पढ़ सकते हो उसको, लेकिन जब आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर उसको देखते हो, ख़ासकर जब आप किसी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, तो वो आप क्या देखते हैं अ, आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है उसे बड़ी डिटेल से उसको रीड करते हैं। इवन हमने नहीं खुद अपना ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा होता जितना वो लोग देखते हैं और ये रियलिटी है, मैं खुद ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं तभी बता रहा हूँ। ख़ैर, ये आपने गूगल लेंस से कर लें मोबाइल से और फिर अच्छे से उसको उसकी पीडीएफ अगर मोबाइल से किए हैं, तो गूगल पे आपने जाना है, सर्च करना है जेपीजी टू पीडीएफ और एक वेबसाइट पहली हो जो भी ओपन हो वहाँ पे जाना है, आपने पिक्चर अपलोड करनी है और पीडीएफ बन जाएगी, उसे डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स आपने अलग-अलग सेव कर लेने हैं। इसके बाद जी आपके पास होना चाहिए रिकमेंडेशन लेटर। अब रिकमेंडेशन लेटर या रेफरेंस लेटर, ये वो चीज़ें होती हैं, ये 2 लेटर्स वो होते हैं, सेम ये एक ही चीज़ है, रिकमेंडेशन लेटर हो, रेफरेंस लेटर हो, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये एक ही चीज़ है, ठीक है? ये आपका पिछला प्रोफ़ेसर देता है, यानी वो प्रोफ़ेसर जिसके जो आपको जानता हो, जिसके अंडर आपने अपनी डिग्री या अपना कोर्स आपने कंप्लीट किया हो। नॉर्मली ये दोस्त या कोई ऑर्गेनाइज़ेशन या वो कंपनी भी कर सकती है, आपको दे सकती है जिसे जहाँ आपने काम किया है। लेकिन ये ऑफ़िशियली जो ज़्यादातर जो रिकमेंड किया जाता है वो यही है कि आप अपने किसी प्रोफ़ेसर से लें और अपने प्रोफ़ेसर से आप जाएँ कॉलेज से आपकी डिग्री है या यूनिवर्सिटी से, वहाँ के जो ऑफ़िशियल लेटर हेड होता है उसके ऊपर ही आपने वो इश्यू करवाना है, ठीक है? और वो प्रोफ़ेसर से कंसल्ट करें, पहले वो आपको बता देंगे कि क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है और वो 1 से दूसरे दिन मैक्सिमम होता है कि प्रोफ़ेसर अवेलेबल नहीं है, तो दूसरे दिन मिल जाता है, नहीं तो उसी दिन ही आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, हमारी पिक्चर होगी, पासपोर्ट हमारा बन गया, हमारे पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, रिकमेंडेशन लेटर भी हो गया। अब जो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इनिशियली जो आपको चाहिए होता है, वो है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, ठीक है? अब जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है, वो यूज़ होता है आइल्स की जगह के ऊपर। यानी अगर आपके पास आइल्स आपने नहीं किया हुआ, टॉफल नहीं किया हुआ, तो अक्सर मैं तो कहूँगा 30 टू 70% हमारे पास अक्सर जो स्कॉलरशिप्स होती हैं, उनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट आइल्स और टॉफल और विद द हेल्प ऑफ दिस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको इश्यू करता है आपका इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने डिग्री की हुई है और उसके अंदर क्लियरली मेंशन ये होना चाहिए कि आपकी जो डिग्री थी, आपने जो कोर्स यहाँ से किया है उस वो थॉरोली इंग्लिश के अंदर था और आप इंग्लिश के अंदर प्रोफिशिएंट हैं। बेशक कि आप नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो ये मेंशन कर देते हैं और उससे आपका काम चल जाता है, ठीक है? ये लेटर आपके पास लाज़मी होना चाहिए और ये नॉर्मली 3 दिन से 1 वीक के अंदर बन जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ होगी ठीक है, आपके पास आपका जो था क्या कहते हैं उसको, पिक्चर होगी, पासपोर्ट हो गया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके बाद आपका रिकमेंडेशन लेटर भी हो गया और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी हो गया। अब यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके अपना एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास हैं वो, आपने कहीं इंटर्नशिप्स की हैं वो, ये सारा डाटा इकट्ठा करने के बाद आपने एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाना होता है। अब ये रिज्यूमे कैसे बनाएँ? हम पाकिस्तान के अंदर क्या करते हैं, एक पेज की एक सीवी होती है और वो भी किसी शॉप वाले के पास जाते हैं, जी यार मुझे सीवी बना दो, वो आपसे 50-100 रुपया ले लेता है और आपको एक सीवी बना के दे देता है। वो वाली सीवी आपने कभी भी यूज़ नहीं करनी।
और वो ऑफिशियली यूज़ भी नहीं होती, ठीक है? तो अब सीवी बनानी कैसे है? मैं रिकमेंड ये करूँगा, गूगल के ऊपर जाएँ, लिखें यूरोपास सीवी, EUROPASS, आगे लिख दें सीवी और उसे गूगल कर लें। आपके पास यूरोपास की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ आपने जाना है और वन बाय वन चीज़ें आपने एंटर करते जाना है और आपकी सीवी बन जाएगी। अगर उसके अंदर कोई मसला आ रहा है, आपसे नहीं बन रही, तो यूट्यूब पे जाएँ, सिंपल लिखें यूरोपास सीवी, हाउ टू जनरेट या हाउ टू क्रिएट अ यूरोपास सीवी। यूट्यूब से आपको अच्छी खासी वीडियोज़ मिल जाएँगी कैसे बनानी और किस तरह। मैं तो 2018 से यूरोपास सीवी यूज़ कर रहा हूँ और मज़े की बात इस सीवी के अंदर ये है, आपको इसको अपडेट करना पड़ता है, आपको नए सिरे से बनाना नहीं पड़ता। यानी मैंने 2018 के अंदर ये बनाई थी और मैं आज भी इस सीवी को यूज़ कर रहा हूँ। जब भी मेरे पास नया एक्सपीरियंस आता है, नई कोई इंटर्नशिप मैंने की होती है या कोई भी जॉब एक्सपीरियंस ऐड करना होता है या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कोई ऐड करनी है मैंने, तो सिंपली मैं जाता हूँ और उसके अंदर वो सिर्फ़ वो चीज़ें ऐड कर देता हूँ और पिछली वो सारा वैसे ही पड़ा होता है। यानी आपका 2 से 5 मिनट लगते हैं उसके अंदर, वो आपने कर दिया और आपका काम हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ होगी, आपका यूरोपा सीवी भी आपका बन गया। इसके बाद आपका आता है लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये आपका कवर लेटर। अब ये तीनों चीज़ें थोड़ा-थोड़ा फ़र्क है लेकिन हैं एक ही, ठीक है ना? थोड़ा-सा आपने फॉर्मेट बस चेंज करना होता है। लेटर ऑफ मोटिवेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टडी प्लान एक ही चीज़ है, थोड़ा-सा फ़र्क है। स्टडी प्लान के अंदर आपने ज़्यादा उसको अब ये अलग से आपने ना वर्ड फाइल के अंदर जनरेट करना है। आजकल एक सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर भी कहना चाहिए उसको, नहीं, मुझे तो ज़्यादा ये चीज़ें आपको पता नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी से आप अपना मोटिवेशन लेटर, कवर लेटर, एसओपी, स्टडी प्लान जनरेट कर सकते हो। बस आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। सिंपली वहाँ पे जाएँ, राइट कर दें, लिखें वहाँ पे जाके जनरेट अ कवर लेटर, आगे अपनी जो भी आपकी डिग्री है, जनरेट अ कवर लेटर फॉर marine biology and in that university एंड आई एम हैविंग अ बैकग्राउंड इन, इस तरह से कुछ भी आप जो भी आपका बैकग्राउंड है वहाँ से लिख दें और जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिख दें और देन उसे एंटर कर दें, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपका एक कवर लेटर जनरेट करके दे देगा। लेकिन बेहतर यही है, अब वो वहाँ से तो हज़ारों लोग बना रहे हैं, तो बेहतर यही है उसको खुद लिखें। अब कवर लेटर है, मोटिवेशन लेटर है, स्टेटमेंट पर्पस है, उसके बनाए 3 से 4 पैराग्राफ आपके होने चाहिए। अक्सर स्कॉलरशिप्स के अंदर मेंशन होता है कि आपने इतने वर्ड्स का मोटिवेशन लेटर लिखना है, 3000 वर्ड्स का, 5000 वर्ड्स का, 2000 वर्ड्स का, 1500 वर्ड्स का, 1500 से 3000 वर्ड्स का, ये उनकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप क्या करें, एक जर्नल सा कवर लेटर बना लें, जो भी आपकी फील्ड है, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस में बना लें, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के अंदर सिंपल बना लें, ठीक है? अब करना क्या है, पहला पैराग्राफ के अंदर सिर्फ अपने आप को आप बता दें कि मैं हूँ कौन, कहाँ से हूँ, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है? और मेरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने बता दिया। दूसरे पैराग्राफ में बताएँ आप जिस भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस कंट्री में आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं? एंड उसके अंदर ये बता दें कि आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, उस प्रोग्राम में आपने क्यों अप्लाई कर रहे हैं और आप सूटेबल कैंडिडेट किस तरह से हैं, ठीक है? वो आपने एक्सप्लेन कर दिया। तीसरे पैराग्राफ में आप ज़्यादा उसको डिटेल में बताएँ कि ये जो मैंने प्रोग्राम चूज़ किया है, इस प्रोग्राम के अंदर मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ कि मेरे पास जो मेरा प्रीवियस या बैकग्राउंड जो नॉलेज है, वो इससे इस तरह से रिलेट होता है और ये प्रोग्राम करने से मुझे ये फ़ायदे हासिल होंगे। मैं ये स्किल सीखूँगा, मैं ये भी सीखूँगा, मैं ये भी सीखूँगा, और इस तरह से उनको आप बताएँ। चौथे पैराग्राफ के अंदर आप बताएँ कि ये डिग्री करने के बाद मैं अपनी कंट्री पाकिस्तान आऊँगा, या जो भी आपकी कंट्री है, वापस आऊँगा और देन चीज़ जो है, ये जो स्किल्स मैंने यहाँ पे सीखी थी, आके अपनी कंट्री के अंदर इस तरह से इम्प्लीमेंट करूँगा। जब आप ये चीज़ बताते हैं और ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ कभी भी मिस नहीं करनी, आप चैट जीपीटी पे जाएँगे तो वो ये चीज़ नहीं ऐड करेगा। हाँ, उसे कहोगे तो वो कर देगा, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इससे ही आपका पता चलता है कि आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपने मुल्क वापस आओगे, उनके ऊपर बोझ नहीं बनोगे, ठीक है? तो बेशक ही आप बन जाएँ। ठीक है? वो आपकी अपनी चॉइस है। ख़ैर वो हो गया, उसके बाद ये आपने लास्ट पैराग्राफ में ये बता देना है, ये 4 पैराग्राफ हो गए, लास्ट पैराग्राफ में उनका थैंक यू कर देना है और कह देना है कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, और अगर आपको कोई भी कहीं पे कोई मेरे एप्लीकेशन में कहीं कोई मसला आ रहा है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनी टाइम फॉर एनी क्वेरी, और देन आप लास्ट पे अपना नेम और ईमेल वगैरह डालने हो डाल दें, कोई मसला नहीं। उसे छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है। ख़ैर ये डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोबारा से मैं एक लिस्ट आपको यहाँ पे भी दे दूँगा। आपका क्या है, सबसे पहले आपके पास पिक्चर होनी चाहिए, पासपोर्ट आपका होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए, उसके बाद आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास प्रोफेशनल रिज्यूमे, यूरोपास सीवी होनी चाहिए। अब देखें, यूरोपास सीवी आप पूरी दुनिया में यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ।
अगर आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं तो उसे एज़ इट इज़ अपलोड करें पूरे यूरोप में, ठीक है? उसके अलावा यूके, यूएसए में कर रहे हैं तब भी कोई इश्यू नहीं है। हाँ, हम क्या करते हैं, हम चाइना पे भी फ़ोकस करते हैं, ताइवान के अंदर स्कॉलरशिप्स आती हैं, साउथ कोरिया की आती हैं ये वो, ठीक है? अगर वहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उसे एज़ इट इज़ अपलोड नहीं करना। आप कैनवा पे जाएँ या जिस तरह भी उसके अंदर जब आप सीवी बना रहे होते हैं, यूरोपास का ऊपर लोगो भी आता है, ठीक है ना? तो वो आपने कट करना है, जब अगर आप चाइना के लिए यूज़ कर रहे हैं। रिकमेंड ये मैं करूँगा, लेकिन अगर ना भी करें तो इतना इश्यू नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि उसको रिमूव कर दें। एडिट करके कर सकते हैं जिस तरह भी, ठीक है? तो यूरोपास और उसके बाद आपके पास प्रोफ़ेशनल रिज़्यूमे आपका होना चाहिए, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बेसिक डॉक्यूमेंट हैं और बहुत सारे जो है ना, जब लोग मेरे पास आते हैं, अननोन पर्सन होते हैं बिल्कुल मेरे लिए, और वो आते साथ ही एक सवाल पूछते हैं, यार मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, मुझे बताएँ। भैया आप अपना इंट्रोडक्शन तो करवा दो मुझे पहले, मुझे बता तो दो आप हो कौन, आपकी फ़ील्ड क्या है, आपका जीपीए क्या है? तो मैं उस हवाले से आपको गाइड कर दूँ, ठीक है? तो ये चीज़ होगी। और दूसरा ये कि उनको जब मैं लिस्ट देता हूँ डॉक्यूमेंट्स की कि यार ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके रेडी हैं तो देन मुझे बताएँ। अब उनके कहते हैं भाई ये तो हमें पता ही नहीं है, तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए मैंने बनाई थी। और फिर भी अगर आपको पहले से इन डॉक्यूमेंट्स का पता था तो भी थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो देखी है। और मुझे बताएँ अगर किसी और टॉपिक के ऊपर इससे रेलेवेंट, इन चीज़ों से रेलेवेंट किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताएँ। ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएँ। और बाकी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को विज़िट करें और वो देख सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़, चाओ।